हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Welcome students. We are again back with government budget and its component today. This is the second part of the chapter. As I explained to you that I have divided this chapter into three parts. The first was objectives. Today we will be taking up the second part, which is components of government budget. Look here now. These components of government budget, क्योंकि बजट क्या होता है कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, उसी तरह से गवर्नमेंट देखती है कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा। तो जो आएगा इज रिसीट्स एंड जो जाएगा दैट इज एक्सपेंडिचर। अब नाउ रिसीट्स अगेन और एक्सपेंडिचर दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, व्हिच इज कैपिटल एंड रेवेन्यू। Similarly, expenditure is also of two types, capital and revenue in nature. So we have ultimately four components of government budget: capital receipts, revenue receipts, capital expenditure, revenue expenditure. What are capital items and what are revenue items? All the items which have an effect on asset or liability, जो गवर्नमेंट की असेट या लायबिलिटी पे फर्क डालते हैं उनको हम कैपिटल आइटम्स बोलते हैं, और जो हमारे इस पर फर्क नहीं डालते हैं उनको हम रेवेन्यू आइटम बोलते हैं। अब थोड़ा बहुत तो आप अकाउंट सीख ही गए होंगे। फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स दिस बिकम्स इजियर टू अंडरस्टैंड। बाकी अगर आपने आर्ट्स वगैरह ले रखा है, ह्यूमैनिटीज ले रखा है, देन अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम आ सकता है आपको समझने में। सो असेट्स और लायबिलिटीज जो हैं आपकी, वो होती है जो बैलेंस शीट में जो आइटम्स दिखाए जाते हैं वो असेट्स एंड लायबिलिटी हो गई। अगर उस पर फर्क पड़ रहा है तो उसको हम कैपिटल इन नेचर बोलेंगे, और उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे हम P&L अकाउंट में जो आप चीज़ें डालते हैं उसको हम रेवेन्यू इन नेचर बोलेंगे। सो हमारे पास चार हो गए। अब क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड में वो आइडेंटिफिकेशन टाइप का आता है कि ये किस तरीके का आइटम है। कुछ तो आपको डायरेक्ट पूछ लेंगे भाई कि कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। कभी कभी आपको आइटम देख के पूछा जाता है कि ये कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है, एक्सपेंडिचर है, क्या है। तो आप आइडेंटिफाई करने के बाद आपको रीजन लिखना जरूरी है। अगर आप रीजन नहीं लिखोगे तो यू विल गेट अ जीरो। तो पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, अगर हमसे आइडेंटिफाई करने को बोला गया है और हम वहां पर लिखा भी नहीं है उन्होंने कि विद रीजन एक्सप्लेन करिए, तो भी आपको रीजन लिखकर आना ही होता है। अब रीजन में सीधे सीधे एक लाइन लिखनी है। अगर आपको स्पेसिफिकली याद रहता है तो जो अभी मैं बताने जा रही हूँ वो लिख सकते हैं, और स्पेसिफिकली याद नहीं रहता है तो कैपिटल आइटम के लिए कि इट विल नॉट अफेक्ट असेट और लायबिलिटी, सॉरी कैपिटल आइटम के लिए इट विल अफेक्ट असेट और लायबिलिटी, एंड रेवेन्यू के लिए इट विल नॉट अफेक्ट असेट और लायबिलिटी। सो अगर आपने आइडेंटिफाई करा आइटम एज कैपिटल रिसीट्स, so what are capital receipts? These are the items which either increases the liability or decreases the asset. या तो लायबिलिटी बढ़ती है या असेट डिक्रीज होता है, तो इसको कैपिटल रिसीट बोलते हैं। अभी जब हम इनके कंपोनेंट्स अलग अलग आइटम्स को डिस्कस करेंगे तब ये वाली बात और समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बोरोइंग्स की। अगर गवर्नमेंट बोरो करती है तो क्या होगा, पैसा आएगा बोरो करने से, तो रिसीट हो गया। अब अगर हम कह रहे हैं कि बोरो करा है तो हमारे क्या होगा, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, तो हमारी क्या है, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। सो अगर इंक्रीज होती है लायबिलिटी या असेट डिक्रीज होता है तो दिस बिकम्स कैपिटल रिसीट। व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट? विच नीदर इंक्रीजेस लायबिलिटी नॉर डिक्रीजेस असेट। अगर आपकी ना तो लायबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है ना असेट पे, ना असेट डिक्रीज हो रहा है ना लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट। रिसीट आइटम्स में क्या होता है, या तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी या असेट डिक्रीज होगा। तो अगर नहीं हो रहा तो रेवेन्यू, और हो रहा है तो कैपिटल। Similarly, capital expenditure are those items which either decreases the liability or increases the asset. तो कोई भी अगर मान लीजिए असेट खरीदा गवर्नमेंट ने, कुछ भी लैंड मान लीजिए परचेज करा है, तो असेट बढ़ गया, और क्योंकि खरीदा है तो बदले में पैसा गया होगा तो एक्सपेंडिचर हो गया। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट आइटम विच ईदर डिक्रीजेस द लायबिलिटी और इंक्रीजेस द असेट। एंड व्हाट आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? दीज आर दोज आइटम्स विच neither decreases the liability nor increases the asset. My suggestion is कि अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो सिर्फ रीजन में ये वन लाइनर आपको लिखने से काम बन जाएगा। आप इसको याद कर लीजिए या समझ लीजिए। अभी जब आइटम्स डिस्कस करेंगे तो इसको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। यू विल बी एबल टू स्पेसिफाई योर सेल्फ कि क्या लिखना चाहिए।
बट आप ये बिल्कुल टू द पॉइंट रीज़न लिखा एंड ठीक से हमें मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो लेट अस सी द फर्स्ट आइटम, फर्स्ट component, revenue receipts. Revenue receipts can broadly be classified into two heads, tax and non-tax. टैक्स भी दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब बच्चों यहाँ पर भी क्वेश्चन एक आता है आइडेंटिफिकेशन कि आपका ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। कभी एग्जाम्पल पूछकर, कभी व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स पूछकर 1 मार्क क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम हियर। सो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अगेन रीजन लिखना इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो रीजन क्या लिखेंगे, डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स वेयर इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाइज ऑन द सेम पर्सन। जहां पर जो व्यक्ति जा करके भरता है टैक्स उसी की जेब से भी जाता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स मेरी ही जेब से जाता है, मेरे ऊपर ही उसका भार आता है, बर्डन भी मेरे ऊपर आता है उसका, और उसको पे करने की, गवर्नमेंट के पास भरने की लायबिलिटी भी मेरी ही है। तो आई हैव टू गो एंड पे दैट टैक्स। सो द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस, मतलब इम्पैक्ट मतलब मेरी जेब पर और इंसिडेंस मतलब इसको भरने का, किसको भरना है जा करके, तो दोनों चीजें मेरे ऊपर ही आती हैं, इसलिए इसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। सिमिलरली कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी आपका डायरेक्ट टैक्स है जो कंपनीज अपने प्रॉफिट्स पर देती हैं। सो वेयर द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाइज ऑन द सेम पर्सन, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज वेयर इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाइज ऑन डिफरेंट पर्सन्स। फॉर एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये इनडायरेक्ट कैसे हो गया, ये भरेगा तो प्रोड्यूसर जा करके, लेकिन अल्टीमेटली किसकी जेब पर आता है, हमारी और आपकी एज कंज्यूमर्स, हमारी जेब के ऊपर भारी पड़ता है। तो बर्डन आता है कंज्यूमर्स के ऊपर, पर भरते कौन है, किसको जाकर भरना होता है, वो प्रोड्यूसर्स को। दुकानदार है वो अपना सेल्स टैक्स वगैरह देता है। तो अब तो ये सारे मर्ज होकर के जीएसटी में एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। बट अर्लियर वी हैड सेल्स टैक्स, वी हैड कस्टम ड्यूटीज, तो हमारे पास वेरियस किस्म के एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, बहुत अलग अलग किस्म के टैक्सेस लगते थे जिनको मर्ज करके अब एक हो गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन अभी कुछ चीज़ें जो है जीएसटी के अंडर में नहीं आती हैं, तो वहाँ पर अभी भी सेल्स टैक्स वगैरह लगता है। सो अकॉर्डिंगली दीज आर टर्म्ड एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो आप क्या एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर रीजन में कि वेयर द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस डज नॉट लाई ऑन द सेम पर्सन, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। Now we'll talk about non-tax revenue receipt items. So the first one over here is interest received. गवर्नमेंट ने अगर कोई लोन दिया है टू स्टेट गवर्नमेंट्स और फॉरेन गवर्नमेंट्स, तो बदले में इंटरेस्ट लेंगी, तो इंटरेस्ट जो आएगा वो रिसीट है, और ये आपका रेवेन्यू आइटम है, क्योंकि इससे ना तो लाइबिलिटी पे फर्क पड़ता है, लाइबिलिटी आपकी ना तो इससे इंक्रीज हो रही है, ना ही असेट इससे डिक्रीज हो रहा है। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट आइटम। नेक्स्ट वन इज फीस। गवर्नमेंट ऑफिसेज में अगर आप कोई भी काम करते हैं, आप PIL दाखिल कर रहे हैं, या आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, या आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं, तो आपको हर काम के लिए गवर्नमेंट जो है वो फीस चार्ज करती है। ऐसी जो फीस चार्ज करी जाती है गवर्नमेंट के लिए अर्निंग हो गई, भी रिसीट हो गई गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। अब ये आपके पास नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट आइटम हो गया, अगेन क्योंकि इसकी वजह से ना तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, ना ही आपका असेट डिक्रीज कर रहा है। एंड द थर्ड वन इज फाइन्स। आप अगर कोई लॉ ब्रेक करते हैं, मान लीजिए आप बिना हेलमेट के जा रहे हैं, तो आपका क्या होगा, चालान कटेगा, या ओवर स्पीड करते हैं, या कोई और आपने लॉ ब्रेक किया है, कुछ भी, मान लीजिए चलती ट्रेन को आपने वो पुल कर दी, चेन पुल कर दी, तो एनी लॉ दैट यू ब्रेक यू हैव टू पे फाइन फॉर दैट। तो फाइन क्या हो गया, गवर्नमेंट के लिए रिसीट हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अगेन पैसा आ रहा है, और इससे ना तो लायबिलिटी बढ़ रही है, ना असेट गवर्नमेंट का डिक्रीज हो रहा है। हेंस दिस विल बी टर्म्ड एज नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट आइटम। नेक्स्ट वन इज स्पेशल असेसमेंट। व्हाट इज स्पेशल असेसमेंट? अगर आपकी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएं क्योंकि आपके एरिया में गवर्नमेंट ने कोई डेवलपमेंटल वर्क करवाया है या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करा लिया है, तो उसके लिए आपकी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए, उसका मतलब रीअसेस हो गई उसके वैल्यूएशन। अकॉर्डिंगली इस पर गवर्नमेंट जो है वो चार्ज कर सकती है उस जगह के लोगों से।
तो अब इसको क्या बोला जाएगा, स्पेशल असेसमेंट। देन वी हैव द नेक्स्ट आइटम एज एस्चेट्स। What are escheats? Escheats is the claim of the government in case there is no legal heir to the property of any private person. मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी है और मेरा कोई वारिस नहीं है, कोई लीगल हेयर नहीं है जो मेरे बाद इसको इनहेरिट करेगा, तो ये इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम किसका बनता है, गवर्नमेंट का बनता है। इसको क्या बोलते हैं, एस्चेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज डिविडेंड्स। डिविडेंड्स आपको पता है, अगर गवर्नमेंट ने कोई भी जगह पर पैसा लगाया हुआ है और उसमें से अगर वो शेयर होल्डर है गवर्नमेंट उसमें और पैसा आता है, देन दैट विल बी टर्म्ड एज डिविडेंड्स। यहाँ पर हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होती है, जो गवर्नमेंट ओन्ड एंड मैनेज्ड कंपनीज हैं, लाइक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये आपकी गवर्नमेंट ओन कंपनी है। अब यहाँ पर इस सामान बनाया जाता है और बेचा जाता है, तो गवर्नमेंट को क्या हुआ, फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, और इस प्रॉफिट को कहाँ पर हम ट्रीट करेंगे, रेवेन्यू रिसीट आइटम में ट्रीट करेंगे। देन वी हैव डोनेशंस एंड ग्रांट्स। सी, अगर कहीं बाहर से पैसा मिलता है गवर्नमेंट को एज डोनेशन, डोनेशन अगर कोई आपको दे रहा है, डोनेशन मतलब दान, तो दान दक्षिणा में मिला हुआ पैसा है, ये तो किसी का वापस नहीं करना भाई, दान वापस थोड़ी ना किया जाता है, पैसा जो हम बोरो करते हैं वो वापस करते हैं, तो यहाँ पर तो लायबिलिटी बनी नहीं हमारी। सो डोनेशंस जो हैं वो कहाँ ट्रीट होंगी, रेवेन्यू रिसीट आइटम में। तो ये सारे आइटम्स जो हमने डिस्कस करे ये सब आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट आइटम्स हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैपिटल रिसीट्स। नाउ द नेक्स्ट आइटम इज कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स में मेजरली हमारे पास 3 आइटम्स हैं, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट। लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। व्हाट आर बोरोइंग्स? गवर्नमेंट ने पैसा लिया उधार। गवर्नमेंट 3 जगह से पैसा उधार लेती है, किस किस से, आरबीआई से, जनरल पब्लिक से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। 3 जगह से गवर्नमेंट उधार लेती है टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर। तो ये अगर उधार लिया है, अगर आप उधार लेंगे तो क्या है, आपको उसको वापस भी करना है, तो ये आपकी लायबिलिटी बनी। सो अकॉर्डिंगली बोरोइंग से क्या होता है, लायबिलिटी इंक्रीज करती है, इसलिए ये क्या है, कैपिटल रिसीट आइटम है। नेक्स्ट इज रिकवरी ऑफ लोन। अगर किसी ने पैसा उधार लिया था गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट ने उसे वापस, गवर्नमेंट को उसने वापस किया है, इन दैट केस वो लोन रिकवर हो गया। तो इससे क्या होगा, हमारे डेटर्स मतलब गवर्नमेंट के डेटर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। डेटर्स क्या होते हैं, असेट्स होते हैं। तो क्या हो गया हमारे पास, असेट्स डिक्रीज कर गए। तो असेट डिक्रीज कर गया, असेट पे फर्क पड़ा, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज कैपिटल रिसीट आइटम। लास्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का सामान जो शेयर्स जो हैं उसको बेचना टू द प्राइवेट सेक्टर। This is known as disinvestment. This is the major kind of revenue receipt for the government. स्पेशली जब हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हुई थी 91 में और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, तो गवर्नमेंट ने उसके बाद मेजरली डिसइन्वेस्टमेंट लिया है। तो पीएसयूज के शेयर्स को बेचना टू दी प्राइवेट सेक्टर या ओनरशिप राइट्स को बेचना टू दी प्राइवेट सेक्टर। तो क्या हो रहा है, इससे गवर्नमेंट के अपना असेट, कंपनीज कम हो रही है, मतलब असेट्स कम हो रहे हैं गवर्नमेंट के, तो यहाँ पर भी असेट डिक्रीज कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी लायबिलिटी इंक्रीज करती है या एसेट डिक्रीज करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट। मेजरली ये 3 ही तरह के हैं, आप ये 3 को अच्छे से याद कर लीजिए। और क्यों है ये कैपिटल रिसीट ये बता सकते हैं आप। बोरिंग्स अगर पूछा जाए तो लिख सकते हैं बिकॉज इट अफेक्ट्स द लायबिलिटी और द लायबिलिटी इंक्रीजेस। सिमिलरली रिकवरी ऑफ लोन पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं बिकॉज असेट्स डिक्रीज या डेटर्स डिक्रीज, यहाँ पर स्पेसिफाई करके समझा के बता सकते हैं आप। एंड डिसइन्वेस्टमेंट अगेन द असेट्स डिक्रीज। सो ऑल दीज 3 आइटम्स आर कैपिटल रिसीट आइटम्स। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आइटम। नाउ लेट अस लुक एट द एक्सपेंडिचर साइड। गवर्नमेंट खर्चा कहाँ करती है, तो उसमें पहले हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट है, ये आपका एक्सपेंडिचर है और ये रेवेन्यू आइटम है। क्यों, क्योंकि ये ना तो असेट पे फर्क डालता है ना ये लायबिलिटी पे फर्क डालता है। इससे ना तो आपका लायबिलिटी डिक्रीज होता है ना असेट इंक्रीज हो रहा है।
सिमिलरली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उनकी सैलरीज देनी पड़ती है, तो जो वेज बिल्स हैं गवर्नमेंट की, जो सैलरी वगैरह अपने गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, ये रिकरिंग काइंड ऑफ एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो सब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो ये सैलरीज क्या हो गई आपकी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गई। देन वी हैव डोनेशंस मेड, जैसे डोनेशन अगर रिसीव करा है तो रेवेन्यू रिसीट आइटम है, क्यों, क्योंकि ये वापस नहीं करना है तो लायबिलिटी नहीं बनी। सिमिलरली अगर डोनेशन गवर्नमेंट ने किया है, अब अगर कोई भी मान लीजिए कोई आया था जैसे नेपाल में, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पर डोनेट किया था, तो अकॉर्डिंगली अगर गवर्नमेंट डोनेट करती है किसी भी कंट्री को या स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, अगर कोई क्राइसिस होता है तो इन दैट केस डोनेशंस आपकी लायबिलिटी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर भी आपकी ना तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है ना ही असेट इंक्रीज हो रहा है। सो डोनेशंस अगेन विल बी कंसिडर्ड अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आइटम्स। एंड सब्सिडीज आर रिवर्स ऑफ टैक्सेस। तो टैक्सेस अगर रेवेन्यू रिसीट आइटम है तो सब्सिडीज क्या होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आइटम होंगे। गवर्नमेंट सब्सिडीज क्या होता है, गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ टेकिंग टैक्सेस क्या करती है, किसी किसी आइटम पे जो इम्पोर्टेंस के हैं, जो पब्लिक वेलफेयर की चीज़ें हैं या राशन है गरीबों के लिए, तो वो उनको कम रेट पे देती है। हमें जैसे एलपीजी हमारे घर में जो सिलेंडर्स आते हैं उस पर सब्सिडीज मिलती हैं। तो सब्सिडीज जो है वो रिवर्स ऑफ टैक्सेस है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग टैक्स ऑन अ सर्टेन आइटम, गवर्नमेंट इज गिविंग यू बैक मनी, सो दैट इज टर्म्ड एज सब्सिडीज। तो ये भी क्या होंगे, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आइटम होगा। टॉकिंग अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो अगर आपने कैपिटल रिसीट आइटम समझ लिया है तो ये सिर्फ उसके ऑपोजिट्स हैं। तो रीपेमेंट ऑफ लोन आपकी क्या है, लायबिलिटी डिक्रीज करती है। लोन अगर आपने वापस करा है तो आपके क्रेडिटर्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं, लायबिलिटी होते हैं। तो लायबिलिटी आपकी डिक्रीज करी, रीपेमेंट ऑफ लोन विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर आइटम। सिमिलरली अगर कोई गवर्नमेंट ने असेट परचेज करा या मान लीजिए गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन करवाया एक बिल्डिंग का, या गवर्नमेंट ने मेट्रो ट्रेन खरीदी, तो ये सब क्या है, आपका असेट्स है। सो अकॉर्डिंगली ये आपके असेट इंक्रीज कर गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन लोन गिवन, अगर लोन बोरोइंग्स जो था वो हमारा रेवेन्यू रिसीट आइटम था। इसी तरह से गवर्नमेंट ने अगर स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है, डोनेशन दिया है तो लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, लेकिन लोन अगर आपने दिया है तो आप, तो लोन गिवन जो है, लोन से आपका लायबिलिटी जो है क्रिएट होती है। तो अब लोन दिया है तो हमारे पास क्या हुआ, डेटर्स इंक्रीज कर गए, हेंस ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर आइटम हो जाएगा। तो ये हमारे मेन आइटम्स हैं। इसी तरह से आपको कोई भी आइटम को इंटरप्रेट करना होगा कि क्या इससे असेट लायबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है और पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है गवर्नमेंट के पास। कि पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास तो रिसीट, पैसा जा रहा है गवर्नमेंट से तो एक्सपेंडिचर। अगर असेट लायबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है तो कैपिटल इन नेचर, अगर एसेट लायबिलिटी में फर्क नहीं पड़ रहा है तो रेवेन्यू इन नेचर। सो 4 कंपोनेंट्स मेन हो गए आपके, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आपके पास आइडेंटिफिकेशन में आ सकते हैं क्वेश्चंस, ये आपके पास एज कंपोनेंट्स पूछा जा सकता है। सो इट कैन बी आस्क्ड इन एनी फॉर्म। बात अगर समझ में आ गई है तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट एंड कीप शेयरिंग एंड लाइकिंग आवर चैनल। और यहाँ पर नीचे आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियोस के भी लिंक्स दिए गए हैं, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। इस चैप्टर का भी पिछला लिंक यहाँ पर मिल जाएगा आपको। सो कीप शेयरिंग एंड लाइकिंग आवर क्लासेस एंड सो दैट वी कैन हेल्प यू बेटर।